welcome to all of you. Myself Manoj Sharma, and today we will discuss the 8th class chapter, the force and the pressure. In the previous video, we have discussed about the force. We have discussed the definition of force, effects of force, and the unit of the force. Now, in this video, we will discuss about the resultant force or the net force. What is resultant force? Resultant force is required when more than one forces act on an object. यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स काम करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें किसकी जरूरत होती है? नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स की जरूरत होती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं कि ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। इट मीन्स मोर देन वन फोर्सेस एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इस डायरेक्शन में सपोज करें आपका 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में आपका 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। दोनों की डायरेक्शन हम देखें तो एरो भी दिखा रहे हैं, वैसे फोर्स की डायरेक्शन हम इस तरह से अपर एरो के द्वारा डिनोट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स आपके काम कर रहे हैं। जब एक से ज्यादा फोर्स आपके काम करेंगे तो उस कंडीशन में वी नीड टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स और द नेट फोर्स। तो इस कंडीशन में आपका फोर्स क्या होगा? व्हेन द फोर्सेस एक्ट्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। कि आप देखेंगे कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है? आपकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो आपका ग्रेटर फोर्स है जिसकी डायरेक्शन ये है माइनस लेस फोर्स दैट इज दिस वन, और इसको हम माइनस कर देंगे, वी ऑब्टेन द 5 न्यूटन। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? जो ग्रेटर की डायरेक्शन होगी वही आपके नेट रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसके अंदर जो हमें ये मिला, ये आपका क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। कि जब आपके एक से ज्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमारे जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम दोनों फोर्स को क्या करते हैं? एक दूसरे के अंदर से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो उस केस में आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 5 न्यूटन होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन होगी वही उसकी डायरेक्शन होगी नेट रिजल्टेंट फोर्स की। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब आपके दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा वो देखते हैं। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये आपका इस डायरेक्शन में भी आपका 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और दूसरा भी एक फोर्स है जो कि 10 न्यूटन है और दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर सेम देन द नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द फोर्सेस। तो हम दोनों फोर्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, एंड द नेट रिजल्टेंट फोर्स और द नेट फोर्स will be equal to the sum of both forces, that is the 15 न्यूटन। और दोनों की डायरेक्शन सेम थी, वही आपकी डायरेक्शन किसकी होगी? नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कब जरूरत पड़ती है हमें? जब एक से ज्यादा फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमें किसकी जरूरत होती है? नेट रिजल्टेंट फोर्स की जरूरत होती है। तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में आपके फोर्स एक्ट कर रहे थे तो वहां पे सब्सट्रैक्शन के द्वारा कैलकुलेट कर दिया हमने, और जब सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उनको हमने एडिशन के द्वारा कैलकुलेट कर दिया और हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया? 15 न्यूटन। इसके अलावा आपके फोर्स के 2 टाइप और भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो आपका है बैलेंस्ड फोर्स और
अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स हमारा होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कैसे? जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये आपका फोर्स है, इधर भी 10 न्यूटन की डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में भी आपका क्या है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। देन द नेट फोर्स हमारा क्या होगा, जैसा कि हमने अभी सीखा, नेट फोर्स विल बी द 10 न्यूटन माइनस में 10 न्यूटन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। दैट फोर्स इज नोन एज द बैलेंस्ड फोर्स। उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। जैसे कि जितने फोर्स से ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा था, उतने ही फोर्स से ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, जिसके कारण जो नेट मूवमेंट है वो आपका नहीं होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, सेम है। और नेट रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो दैट इज नोन एज द बैलेंस फोर्स। तो इससे हमें क्या पता लगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी आपका बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। इट विल रिमेन एट रेस्ट। वो आपका कहां पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। इसके अलावा एक दूसरा फोर्स होता है जिसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। वो क्या होता है हमारा, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स को अगर शॉर्ट फॉर्म में हम कहें कि व्हेन द नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, कि जब आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 के इक्वल नहीं होता है। इस साइन का मतलब क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, कि वो 0 के इक्वल नहीं है। दैट फोर्स इज नोन एज द अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है हमें, या किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेकर के आना है, तो उस कंडीशन में हम क्या अप्लाई करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई करेंगे। We have to apply the unbalanced force. So that any change in the object in its state of rest or motion, we need अनबैलेंस्ड फोर्स। हमें किसकी जरूरत होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होगी। कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई चेंज करना चाहते हैं, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर या मोशन के अंदर, वी नीड द अनबैलेंस्ड फोर्स। सो जब भी आपका कोई चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो कब होगा, व्हेन वी अप्लाई द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट। जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन है फोर्सेस की, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमारा पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा कौन सा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन है फोर्स की, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय गोइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कि ये फोर्स कब काम करते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट के साथ
डायरेक्ट कांटेक्ट में जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके ये फोर्स काम करते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं कांटेक्ट फोर्स के? पहला एग्जांपल है इसका मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स की हम बात करें, द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक घोड़ा है वो गाड़ी को खींच रहा है, तो हम घोड़े को यहां खड़ा कर दें और गाड़ी को कहीं दूर खड़ा कर दें तो क्या वो उसको खींच पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि द मस्कुलर फोर्स एक्ट्स ओनली इन गोइंग डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट। क्योंकि मस्कुलर फोर्स कब काम करेगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में जाकर के काम करेगा, उस कंडीशन में आपका कांटेक्ट फोर्स काम करते हैं। तो दैट इज द muscular force. Second one is the frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जो पहला चैप्टर है वो फ्रिक्शनल फोर्स ही नाम से ही है, फ्रिक्शन के नाम से है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका क्या होता है, कांटेक्ट में जाकर के काम करता है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो ये आपका एग्जांपल क्या है, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है। अगर हम दूसरी टाइप के फोर्स की बात करें, दैट इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। द फोर्स which act on an object without going in direct contact। कि ये कब काम करते हैं, विदाउट गोइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाए बगैर ही ये फोर्स अपना काम कर देते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। इसके एग्जांपल कौन कौन है? सबसे पहला एग्जांपल है आपका मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट्स इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। आपने टॉयज देखे होंगे, चाइनीज टॉयज, कि हम एक मैग्नेट को आगे लेके जाते हैं, दूसरी मैग्नेट अपने आप आगे की तरफ भागती है। सो दैट एक्ट्स विदाउट गोइंग इन कॉन्टैक्ट। सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? बच्चे कई बार पूछते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है सर, ये नहीं पता लगा। आपने एक एक्टिविटी देखी होगी कि जब हम ड्राई हेयर्स के अंदर कोम को रब करते हैं और उसके बाद जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को हम कोम के पास लेकर के आते हैं, विदाउट गोइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दे अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ द पेपर, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। इसके अलावा ये भी आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। द थर्ड वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका होता है कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काज करते हैं, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन है और बहुत सारे प्लेनेट्स हैं, वो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जो 8 प्लेनेट्स हैं तो वो प्लेनेट्स रिवॉल्व करते हैं किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये आज हमारा क्या था कि हमने आज क्या पढ़ा कि नेट रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा कि नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। और तीसरा हमने पढ़ा आज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं आपके मस्कुलर फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं आपके मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स। So till here we have to discuss about the force, और यहाँ पे आकर के आपका फोर्स का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगले जो वीडियो होगी हमारी वो प्रेशर के बारे में होगी। तब तक आप इस वीडियो को देखें,
इंजॉय करें, सीखें, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से फ़ोन के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।